नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मनी मंत्र के इस एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। गोल्ड और प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदे का सौदा माना जाता है क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से इनके दाम में बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। आज भी महानगरों में या फिर बड़े शहरों का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसका सीधा फायदा उन निवेशकों को मिलता है जिन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया या फिर जो रियल एस्टेट कंपनियों के मालिक हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी के साथ साथ रियल एस्टेट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसमें निवेश करना भी फायदे का सौदा माना जाता है। हम जानते हैं कि कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम आया और लगातार वहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो 40% अधिक चढ़ा और 52 महीने के अपने सप्ताह के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले जो सीजन्स हैं उसमें घर और फ्लैट की बिक्री से रियल एस्टेट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मनी मंत्र, जो कि पर्सनल फाइनेंस का आपका अपना शो है, यहाँ पर रियल एस्टेट में किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं इसको लेकर हम करेंगे चर्चा अगले आधे घंटे में। और हमारे तमाम जो नंबर्स हैं वो इस शो के दौरान फ्लैश होते रहेंगे ताकि आप कॉल कर जानकारी ले पाएँ। तो नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रूप में समझते हैं कि आखिरकार जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की तो इसे निवेश के लिहाज से फायदे का सौदा क्यों माना जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट में खास तौर पर जो निवेशक हैं उनको लाभांश देने की अपार क्षमता आप मान लीजिए कि रियल एस्टेट के सेक्टर में, लेकिन आपको अपना पर्सपेक्टिव जो है ना वो अपनी प्रायोरिटीज़ यानी कि प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य उसको देखकर बिठाना होगा। वहीं रियल एस्टेट में आंशिक स्वामित्व यानी कि फ्रैक्शनल ओनरशिप का भी अब चलन निकल पड़ा है। यानी कि क्या है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये हम जानेंगे। हालांकि एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव निवेश का विकल्प है रियल एस्टेट के अंदर। ETF, म्यूचुअल फंड्स और RIT के माध्यम से भी आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, यानी रीट के माध्यम से। और रियल एस्टेट सेक्टर में निजी इक्विटी निवेश सालाना आधार पर 51% बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से फायदे का सौदा। और एक रिपोर्ट की अगर माने तो रियल एस्टेट का जो मार्केट कैप है वो 2047 तक 12 गुना से अधिक होकर 5,800 अरब डॉलर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप मान सकते हैं कि एक अहम सेक्टर होने के नाते यहाँ पर निवेश के अपार विकल्प मौजूद है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस आधे घंटे की चर्चा में जुड़ रही हैं। ई जयश्री, डायरेक्टर रियल एस्टेट एंड सिटीज़ वर्ल्ड मिस्टर एडिटोरियल सर्विस। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि रियल एस्टेट में जब हम अपने निवेश के अध्याय को लिखने की बात करते हैं या फिर निवेश की यात्रा शुरू करते हैं, प्रमुख सबसे अहम बातें वो ध्यान में क्या रखनी चाहिए एक निवेशक को? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा माध्यम है जो इलिक्विड है। अगर आप उसमें घुसते हैं तो एक तो आप जब खरीदते हैं, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदेंगे तो आप 5 साल में निवेश कर रहे हैं, ये नहीं कि एक साथ उठा के पूरा पैसा डाल दिया। अगर आप रेडी बिल्ट कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, आप आज अगर लोन लेके खरीदेंगे तो ये देखिए कि आज लोन काफी लो है, लोन रेट्स काफी लो हैं, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है। तो यू कैन बाय इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर। सेकेंड थिंग ये है कि आप ऐसे डेवलपर से खरीदें जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनका कंप्लीशन का ट्रैक रिकॉर्ड हो। एक और बहुत अहम चीज ये है, अगर आप निवेशक हैं तो आप देखें कि उसका लोकेशन क्या है। कुछ लोकेशंस पे रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ लोकेशंस में नहीं। और जैसे आप पहले बता चुकी हैं, आज रियल एस्टेट आपको एक फिजिकल एसेट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शनल ओनरशिप या रीट्स के माध्यम से भी रियल एस्टेट में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे आज कैनवस बहुत बड़ा है, और मगर निवेश करने से पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करके ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ी रकम निवेश करते हैं आप। साथ ही जयश्री जी, एक बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है रियल एस्टेट में निवेश करना। पुराने हमारे जो जानकार हैं उनका मानना था कि भाई अगर सोने के बाद आप निवेश करते हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। इसमें अब जिस तरह से फ्रैक्शनल ओनरशिप का हमने अभी जिक्र किया, किस तरह से आप मानती हैं कि ये नया चलन है और इसे भारत ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है?
देखिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप जब पहली बार आया था तो उसमें काफी रिस्क जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो वो चलाने वाला कंपनी था उसी के भरोसे चलना पड़ता था। आज सेबी उसमें जुड़ गई है, सेबी की निगरानी में है, और आपको पता है कि जो छोटे बड़े फ्रैक्शनल ओनरशिप्स थे वो स्मॉल एंड मीडियम रीच के तौर पे 50 करोड़ से ज्यादा हो तो स्मॉल एंड मीडियम रीच के तौर पे सेबी में रजिस्टर हो जाना चाहिए उन्हें। तो आज बिकॉज देयर इज अ रेगुलेशन, एक निगरानी है, इसीलिए फ्रैक्शनल ओनरशिप इजियर है और ज्यादा सेफ है। और ये देख लीजिए कि अगर आपको पूरा प्रॉपर्टी खरीदना है, फिर उसका मैनेजमेंट आपके हाथ में होता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप में मैनेजमेंट कंपनी उसका मैनेजमेंट करती है, और आपको सिर्फ आपका पैसा डालना है और एक रेगुलर रिटर्न आपको मिलता है। जयश्री जी, क्योंकि हमने ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, ईटीएफ के ज़रिए और रीट के ज़रिए हम निवेश कर सकते हैं जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। ख़ास तौर पर रीट की अगर हम बात करें, किस लिहाज से ये लाभांश की जब हम बात करते हैं तो निवेशकों के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है जब हम रियल एस्टेट सेक्टर को ओवरऑल देखते हैं तो? रीट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी ने एक बहुत टाइट कंट्रोल रखा हुआ है। आप जो रीट्स ओनर्स हैं, रीट्स चलाने वाले कंपनीज हैं, उनको प्रीमियम ए ग्रेड प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट 80% कंप्लीट होना चाहिए। उसमें रेगुलर रेंटल रिटर्न आते रहना चाहिए। ये सब इसलिए रखा गया है कि जो लोग खरीदते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका पैसा सेफ रहे। और रीट्स अभी इंडिया में 3 रीट्स हैं और तीनों ही बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बट रिमेंबर दैट बहुत अच्छे एसेट्स लिए जा रहे हैं, और इसके चलते जो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसमें कमर्शियल रियल एस्टेट के जो ओनर्स हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, और इसी वजह से अच्छे रेंटल इनकम भी आ रही है। इसीलिए रीट्स एक अच्छा रिटर्न दे रही है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि ख़ास तौर पर अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने में लगाते हैं तो कोई नुकसान ना हो, उसे लेकर किस तरह के रेगुलेशन है, इस पर करेंगे बात। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मनी मंत्र में इस खास चर्चा में आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मनी मंत्र में आज हम रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरह से बूम कर रहा है तो क्या निवेश के यहाँ पर विकल्प रहते हैं और कितना सुरक्षित है, इस पर कर रहे हैं चर्चा। जयश्री जी रियल एस्टेट जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विशेषज्ञ हैं, जानी मानी। जयश्री जी, ख़ास तौर पर अगर हम बहुत आम भाषा में समझें, क्योंकि इस शो के ज़रिए कोशिश यही है कि हम उन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करें जो लोगों को समझ में आए, कि अगर मान लीजिए हमने कोई घर खरीदा एक निवेश के लिहाज से और बाद में हमें पता लगता है कि इसका जो मालिकाना हक है या फिर हमने किसी और वजहों से निवेश किया वहाँ पर, उसे मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि ये भी एक निवेश का जरिया है, उस वक्त कौन से रेगुलेटर्स हैं जो बचा पाते हैं निवेशकों को? देखिए, सबसे अहम रेगुलेटर है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब रेरा 2016 में ये लॉ पास हुआ था, 2017 से रेरा इज इन प्ले। और ये है कि कुछ स्टेट्स में रेरा इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे यूपी है, कर्नाटका है, आप अगर रेरा में जाएं, आपको आपका सुलह हो जाता है, और ये बहुत स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में रेरा बहुत स्ट्रांग है। कुछ स्टेट्स में अभी रेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, वहां पे लोगों को नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जाना पड़ता है या रेगुलर सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ता है। बट मोर और लेस रेरा के आने से क्या हुआ है कि एक
एक रेगुलेशन बन गया है कि आप एक प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो आप रेरा में जा सकते हैं, रेरा आपको हेल्प कर सकता है। अभी 100% सॉल्यूशंस हैं ये नहीं कहती मैं। बिटवीन रेरा, कंज्यूमर रेगुलेटरी अथॉरिटी, द कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम एंड नेशनल एनसीएलटी में अगर आप जाएं तो एनसीएलटी में क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट्स को उठा के एक अगर आपको लगता है कि आपको मिलेगा ही नहीं तो एनसीएलटी में जाएं, क्योंकि एनसीएलटी में लंबा खींचता है और एनसीएलटी उसको पूरे कंपनी को रीस्ट्रक्चर करके किसी और को भी दे सकता है। तो आपके हिसाब से खास तौर पर जब रियल एस्टेट में कोई निवेश करने की योजना बनाता है तो क्या खाली पट्टा या फिर खाली ज़मीन बेहतरीन विकल्प होता है, या फिर इमारतें, अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, सेल टावर है, बुनियादी ढांचा, होटल, ये तो तमाम अन्य बहुत ल्यूक्रेटिव विकल्प हैं, उस लिहाज से चुनाव कैसे किया जाए? सबसे पहले आप बिल्डर सही चुनिए जिसके पास कंप्लीट करने का वह विदौल हो। आप देखें कि उनके पास पैसा हो। एक अननोन एंटिटी जो दूध का व्यापारी है या स्टील का व्यापारी है, वो अगर रियल एस्टेट में आए, क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा? आपको कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस कंपनी ने पहले कैसे इमारतें बनाई हैं, अच्छा है, कंप्लीट है, अच्छा मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खरीदें। whether you are coming as a buyer या आप एक निवेशक के तौर पे आ रहे हैं, आपको एक अच्छा मेंटेन घर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज भी अगर आप एक मकान खरीदे तो ट्राई एंड बाय, जब कम से कम ढांचा बन जाए, आपको पता तो चले कि ये घर बन रहा है, ताकि ये बहुत लंबे अर्जे का निवेश है, तो आपको देखना चाहिए कि ये बन रहा है, सही बन रहा है। एक ढांचा कंप्लीट खड़ी हो जाए तो आपको पता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, आप ऐसे जगह पे देखिए कि जहां पे सारे आप खाली किसी के ब्रोशर के तौर पे मत खरीदिए, आप खुद देख लीजिए। वहां पे आप पूछ सकते हैं अप्रूवल्स क्या हैं, वहां क्या फैसिलिटीज आ रही हैं, अगर रोड बन रहा है तो कब तक बन रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट है कि आप अगर जब आपको घर मिले तो लिवेबल एरिया में, और बाकी फैसिलिटीज हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि हम आपको इतना क्लब हाउस दे रहे हैं, इसमें ये भी होगा, मगर आपके पास सब कुछ लिखित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आपको उम्मीदें दे देते हैं मगर ट्रांसलेट नहीं होता है। आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो भी आपको प्रॉमिस किया गया है वो लिखा होना चाहिए। अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कई बार हम जब सड़कों पे जा रहे होते हैं, लोग उसके पैम्फलेट्स लेके घूमते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, और ये समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम किस तरह समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट करने की बात करते हैं, तो कितना हिस्सा रखना चाहिए, इस पर करूंगी चर्चा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयश्री जी, डीपी गुप्ता साहब है, रांची से जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, पूछिए सवाल। एक शेयर ब्रुकफील्ड रीट का है, वो कैसा, ठीक है कि नहीं है? गुप्ता साहब, सवाल दोबारा दोहराइए अपना। ब्रुकफील्ड एक शेयर है जी। हालांकि आज ये शो पर्सनल फाइनेंस पर है, शेयर बाजार का शो सुबह 9:30 बजे आता है संडे को, बाजार इस हफ्ते, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से ले सकते हैं जयश्री जी कि रियल एस्टेट का शेयर है, इसलिए पूछ रहे हैं। जी, रियल एस्टेट सेक्टर की जो तमाम शेयर्स हैं, जैसे डीएलएफ की हम बात करते हैं, तमाम अन्य जो शेयर्स हैं, उस लिहाज से इस पूरे सेक्टर पर आपका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, जो 2024 में अगर आप समझती हैं कि कौन से वो तमाम सेक्टर है जो सनराइजिंग है, तो क्या उस रियल एस्टेट सेक्टर को उसमें गिनेंगे आप? स्टॉक अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट शेयर्स आर नॉट द वंस दैट परफॉर्म द बेस्ट। आपको अभी भी कई शेयर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स हैं जो अपने लॉन्च प्राइस के हाफ में चल रहे हैं। मगर मेरे हिसाब से इन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा है, इन्होंने ब्रुकफील्ड के बारे में पूछा है। ब्रुकफील्ड रीट्स में इन्वॉल्व है। ब्रुकफील्ड एसेट्स को एग्रीगेट करता है और फिर उसको रीट्स में कन्वर्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज देयर आर ब्रुकफील्ड और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो बहुत सारा कैश लेके आते हैं और वो एग्रीगेट करते हैं। तो अगर आप एम्बेसी रीट्स देखें तो वो उन्होंने ब्रुकफील्ड के साथ किया था। तो ऐसे
सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये एग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं, फिर ये एग्जिट कर जाते हैं और दूसरा रीच शुरू करते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो या तो खुद रीच में इन्वॉल्व हैं या उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप के तौर पे शुरू कर रहे हैं और वो रीच में बदल जाएगा। तो मगर आप ब्रुकफील्ड में डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे क्योंकि इसमें बहुत क्योंकि रीच में एग्जिट और एंट्री बहुत सुगम है, क्या ये बहुत बड़ी वजह है? इट इज वेरी इजी। एक यूनिट आप खरीद सकते हैं, आप जितने मर्जी यूनिट्स खरीद सकते हैं। पहले तो उन्होंने 50,000 का लिमिट रखा था यूनिट्स का, वो भी कम कर दिया है। तो छोटा निवेशक भी रीट्स में खरीद के अपना इनकम ग्रो कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो की एक्यूमुलेशन की जब हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट में जो तमाम अन्य विकल्प हमने अभी चर्चा में किया आपके साथ, कितना परसेंट, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसमें से कितना परसेंट जो है वो रियल एस्टेट के लिए रखेंगे? आई वुड कीप अबाउट 40% रियल एस्टेट में होना चाहिए। फिर गोल्ड में देखिए, सबसे बेस्ट रिटर्न आपको आज भी म्यूचुअल फंड ही दे रहा है। अगर आप उस पूरे इसमें देखें, म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न देता है और जितनी लिक्विडिटी देता है वो रियल एस्टेट नहीं देता है। बट रियल एस्टेट स्लोली बढ़ता है। जब आप खरीद रहे हैं तो अर्ली स्टेज में उसका वैल्यू लो होता है। आप 5 साल में पे करते हैं तो आपका स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में जाता है और आपको सस्ते दाम पे फंड्स मिलते हैं। तो यही रियल एस्टेट का फायदा है और आपको टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं। तो आप कुछ लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए आपने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसमें से वो पूरा लोन ले लिया जितना आप लोन ले सकते हैं और वो धीरे धीरे अपना लंप सम में वो लोन निपटाते जाते हैं। जितना आपको टैक्स ब्रेक मिलता है उतना रखो और बाकी उसको कंप्लीट करो। तो देयर इज नो प्रेशर ऑन द पर्सन कि 20 साल तक आपका इतना ज्यादा इनकम जाए। तो मुझे लगता है कि 40% से ज्यादा आप रियल एस्टेट में रखेंगे तो आपका रिटर्न, मतलब आपके पास गोल्ड है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, आई डोंट थिंक 40% से ज्यादा रियल एस्टेट में होना चाहिए। क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत होती है, ये लिक्विड नहीं होता, उस टाइम अगर मार्केट डाउन है तो आपको वेट करना पड़ता है कि वो मार्केट फिर से बिल्कुल वेट करना पड़ता है। और ये जो वेट है ना, खास तौर पर उन बिल्डर्स पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से रियल एस्टेट में थोड़ा सा हिचकने लगे थे लोग निवेश करने की बात जब हम करते हैं कोरोना काल से पहले। हालांकि एनबीएफसीज ने बहुत कुछ संभाला, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस खास चर्चा में, मनी मंत्र में। आप लगातार बने रहिए, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। मनी मंत्र में आज रियल एस्टेट के निवेश पर हो रही है चर्चा। जयश्री जी, जानी मानी रियल एस्टेट जानकार हमारे साथ जुड़ी। जयश्री जी, खास तौर पर हमने देखा था कि कुछ बड़े बिल्डर्स चूँकि सीधा बैंकरप्ट हो गए और एक वक्त पर बहुत नाम था और लोगों ने वहाँ पर इन्वेंट्रीज खरीदी हुई थी निवेश के तौर पर, लेकिन फिर लोग कन्नी काटने लगे। हालांकि एनबीएफसीज की वजह से वो प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए। ऐसे समय में किस तरह से निवेशक का जो मन है वो डावाडोल होता है, और अब अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखती है तो कितना स्ट्रिंजेंट हुआ है लॉ खास तौर पर इस तरह के बिल्डर्स के खिलाफ? देखिए, पहले समझ लीजिए कि पहले इतने सारे बिल्डर्स इतनी जल्दी बैंकरप्ट कैसे। बैंकरप्सी तब होती है जब आप उस प्रोजेक्ट में जो पैसा आपके पास उस प्रोजेक्ट के लिए आता है वो उसमें नहीं डलता है। उस टाइम कोई लॉ नहीं था इसके खिलाफ, तो कई बिल्डर्स पैसे लेते थे निवेशकों से और वो उससे और लैंड खरीद लेते थे, कहीं और लैंड खरीद लेते थे। उसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में इनफ फाइनेंस नहीं है और प्रोजेक्ट खड़ा रह जाता। सेकेंड थिंग ये है कि वो पैसा साइफन आउट हो जाता था। पैसा आप डालते थे, आपको पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट के खाते में जा रहा है, और कई और प्रोजेक्ट खत्म हो जाते थे, आपका प्रोजेक्ट रह जाता था।
रेरा के बाद ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई हैं। अगर आप पैसा डाल रहे हैं, आपका पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में जाता है जो उस प्रोजेक्ट के लिए है, और उस प्रोजेक्ट में आप पूरा पैसा एक साथ नहीं डालते हैं, आप प्रोजेक्ट स्टेजेस पे, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस पे डालते हैं। अगर एक स्टेज खत्म नहीं हुआ तो दूसरे स्टेज पे अगर डेवलपर ने आपसे फिर से मांग की, आप चेक कर सकते हैं कि वो स्टेज क्या है, और रेरा में कायदे से वो रजिस्टर होना चाहिए कि कितना कंप्लीशन हो चुका है। अगर नहीं है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, और अगर रेरा में नहीं है, आप रेरा से कंप्लेन कर सकते हैं कि इस डेवलपर ने स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस नहीं डाला है। तो एक लेवल पे एक सेफ्टी आ गई है, और एक ये भी प्रॉब्लम थी कि खत्म भी हो जाए तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल फ्लॉस बहुत ज्यादा थे। बिल्डर की तरह किसी हाल में खत्म करके आपको पकड़ा दे, मगर उसमें लीकेजेस हैं, सीपेजेस हैं, कई चीजें होती हैं। आप 5 साल तक एक गारंटी है, रेरा की एक गारंटी है कि 5 साल तक अगर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो तो बिल्डर को उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और आप रेरा से जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कई रेरा अथॉरिटीज ये इन्फोर्स भी कर रही हैं। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफी जी। एक चीज़ और, जैसे जब कोई सोसाइटी जिसमें आपकी कई इन्वेंट्रीज हैं वो सब भर जाती हैं, तब तक जो बिल्डर है वो अपना स्वामित्व वहाँ से नहीं छोड़ता। और सबसे अहम है कि जब इन्वेंट्रीज ख़त्म भी हो जाती हैं तो वो जो RW है उसको स्थानांतरित नहीं करता, वो जो सत्ता है। ये टसल हमने बहुत देखा है। क्या कोई लॉ या फिर कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस तरह से इस पर बात की जाए? मैं आपसे वापस इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन हमारे पास जानकारी आ रही है कि जिस तरह से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो भारत के दौरे पर हैं और वो राजघाट पहुंची हैं। आप देख सकते हैं बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। 2 दिवसीय दौरा है ये बांग्लादेशी प्रधानमंत्री साहिबा शेख हसीना का, और आज कई अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता होनी है, कई अहम मुद्दे हैं जब हम बात करते हैं सामरिक, वाणिज्यिक, रणनीतिक और उस लिहाज से कनेक्टिविटी जिसका जिक्र लगातार हम कह रहे हैं। यहाँ जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचार अंकित करती हुई बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना तो बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और कुछ देर पहले उनका औपचारिक रस्मी स्वागत किया गया था राष्ट्रपति भवन में। इस तरह से जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो यही प्रोटोकॉल रहता है, और उस लिहाज से बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ख़ास तौर पर क्योंकि बापू का जो महत्व बांग्लादेश में इस हिसाब से देखा जाता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान हैं उन्हें समांतर माना जाता है। जब बापू के ख़ास तौर पर हम तमाम बलिदानों, उनकी अहिंसा परमो धर्म के उस पवित्र विचार की बात करते हैं, तो उसी पवित्र विचार को आगे रखते हुए शेख हसीना यहाँ पहुँची हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और वहाँ की विजिटर्स बुक में अपने विचारों को साझा करते हुए नजर आई। ख़ासतौर पर कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, नवीकरणीय जो हम ऊर्जा, हरित क्रांति की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर कैसे नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाएगा आर्थिक लिहाज से दोनों देशों के बीच, क्योंकि ढाका इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब हम बात करते हैं भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिहाज से। तो उस लिहाज से बांग्लादेश कई अहम जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, सार्क, बिम्स्टैक, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत का साझेदार देश रहा है, और मल्टीलैटरल फोरम्स पर लगातार प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की अग्रगण्य आवाज़ बनकर कहते रहे हैं कि तमाम देशों को साथ लेकर चलना है। और ख़ास तौर पर कई हमने देखा आयामों पर बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है भारत। जब विपत्ति आई है तो उस लिहाज से दोनों देशों के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए, अहम होते हुए, और आज भी कई अहम MOUs पर साइन होने की बात कही जा रही है। तो इस विजिट से जुड़ी तमाम लगातार जो पल पल की अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। हमारे साथ जयश्री जी मनी मंत्र में जुड़ी हुई हैं। वापस शो का रुख करते हैं, समय कम है, आखिरी सवाल उनसे लेते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह से बिल्डर्स जो अपना स्वामित्व है वो स्थानांतरित क्यों नहीं करते RWA को, जब इन्वेंट्रीज बिक जाती हैं और उनका काम जो है वो सोसाइटी पर ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ख़ासतौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की।
ये प्रॉब्लम अभी है और अभी मेरे हिसाब से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। बिल्डर जब बेचता है तो सारे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं बेचता है। अगर 25% भी अपने पास रख ले और उसमें डमी बायर्स हैं और उनका एक पैरेलल RWA बना ले, ये प्रॉब्लम अभी बहुत सारे प्लेसेस में आ रही हैं और ये इसका कोई मेजर सोल्यूशन नहीं निकला है। RWA में जब पूरा हक दे दे तो बिल्डर का हक वहां से खत्म हो जाता है और ये बिल्डर्स अभी देने को तैयार नहीं है। जब तक बिल्डर वो आपको हैंडओवर नहीं कर लेता है तब तक आप अपने तौर पे पूरा चला नहीं सकते हैं। कुछ बिल्डर्स अच्छा चलाते हैं, कुछ बिल्डर्स नहीं अच्छा चलाते हैं, मगर ये प्रॉब्लम तो अभी है एंड इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन उम्मीद करते हैं कि इसका सोल्यूशन ज़रूर निकले। और बहुत अहम चर्चा रही आपके साथ, आपने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं निवेशकों और साथ साथ जिनके घर भी हैं, जो घर खरीदने की तैयारी में, उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी, इतने सरल तरीके से इस पूरे विषय पर अपने विचार रखने के लिए। तो मनी मंत्र में यही कोशिश रहती है हमारी कि हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम जो विषय हैं उनको लेकर आएँ और जो जानकार हमारे साथ जुड़े वो सरल भाषा में आपको जानकारी दें। अगले हफ्ते फिर इसी तरह के किसी विषय के साथ होंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल मनी मंत्र और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।